सेशन। मैं ज्योति मिश्रा। आज हम लोग क्लास 10th में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा 10th का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको यूनिट टेस्ट 3rd में 2 चैप्टर्स, जिसमें हमने सत्ता में साझेदारी और संघवाद, नागरिक शास्त्र के 2 चैप्टर यूनिट टेस्ट 3rd के लिए थे। और यूनिट टेस्ट 4th में हमने विकास, ये हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक है, और इसी के साथ ही साथ मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ यूनिट टेस्ट 4, जिसमें हमारा चैप्टर है विकास। जो कि अर्थशास्त्र से है। और जन संघर्ष व आंदोलन, ये हमारा नागरिक शास्त्र का है। तो ये 2 लेसन आपके आएंगे यूनिट टेस्ट 3 में, ठीक है, एक 1 एंड 2। इसमें ही हम आज विकास चैप्टर जो है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले भी मैं ऑलरेडी ये चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में है विकास। विकास का क्या मतलब होता है? विकास आप लोग ये देखते हो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे कि हम यहाँ से जब हम यहाँ की तरफ पहुँचते हैं तो हम इसको विकास बोलते हैं। अब उसकी अवधारणा हमारे साथ हमेशा रहती है। हम लोग हमेशा ही, कोई भी व्यक्ति होगा वो कोई भी पीछे की तरफ आना नहीं चाहता है या नीचे की तरफ। हर व्यक्ति क्या चाहता है? विकास चाहता है। हमारी आकांक्षा है, हमारी क्या अपेक्षा है, क्या होती है, क्या हम करें या हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा विकास हो या हम आगे की तरफ बढ़े, या हमारा जीवन किस प्रकार का हो, इस तरह की चीजें, या फिर क्या, कौन सी हमें किन आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है, क्या हमें आवश्यकताएं हैं, हमारी जरूरतें क्या है, या सभी व्यक्ति मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, लोगों का क्या जीवन हो सकता है। विकास जो है वो इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने का एक और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। हालांकि ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन हम इस लेसन में विकास की प्रक्रिया को समझना आरंभ करेंगे कि विकास को समझना क्या है। विकास को समझने की प्रक्रिया को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो हमको अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलते हैं। तो सबसे पहले विकास क्या और क्या वादा करता है हमसे विकास, या फिर हम कहेंगे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यहाँ पर हमारा दूसरा, अभी तो हमने देखा विकास क्या है, ठीक है। अब अगर हम ये कहेंगे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, देखो विकास कब होता है? जब हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति का आगे की तरफ बढ़ना क्या है? और ये जरूरी नहीं है कि जो एक लक्ष्य किसी एक व्यक्ति का है आगे बढ़ने का, दूसरे व्यक्ति का भी वही लक्ष्य हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि किसी के पास अगर एक साइकिल है तो वो स्कूटर चाहता है, ठीक है। अब अगर जिसके पास स्कूटर है वो साइकिल नहीं चाहेगा तो वो क्या चाहेगा? वो कार चाहेगा। लेकिन अगर किसी के पास साइकिल है तो वो कार नहीं चाहता है, वो स्कूटर चाहता है। तो क्या हुआ? साइकिल वाले का लक्ष्य स्कूटर हुआ, स्कूटर वाले का लक्ष्य कार हुआ। तो क्या है? यहाँ पर विभिन्न व्यक्ति हैं और विभिन्न लक्ष्य हैं। किसी भी व्यक्ति के विकास का जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी एक व्यक्ति की कोई एक ही लक्ष्य नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का जो विकास होता है या उसके विकास का जो लक्ष्य होता है वो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो। जैसे कि बांध, जैसे हम लोग जो नदियों में बांध बनाते हैं तो उद्योगों के लिए बिजली देता है बांध, तो क्या है? उद्योगपतियों के लिए तो वो एक विकास है, क्योंकि जितनी ज्यादा बिजली मिलेगी उतनी ज्यादा उनके उद्योग बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग उन नदी के किनारे रह रहे हैं, जिनका उससे जो है नदी के किनारे जिनका जो उनकी आदिवासी प्रजातियां हैं वो वहां पर बसी हुई हैं, उनके लिए बांध जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, तो वो उनके लिए विनाशकारी हो जाता है। तो किसी एक का विकास या उसका लक्ष्य दूसरे का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब देखिए, मैंने ये बताया कि लक्ष्य भिन्न होते हैं सबके, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्ष्य, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों की सामान्य होती हैं।
जो सबको जरूरत होती है जिसकी, ठीक है। जैसे आय, यहाँ पर हम इसलिए आय को लेकर चल रहे हैं। आय और अन्य लक्ष्य। आय जो एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों के हम अलग अलग लक्ष्य तो देख रहे हैं विकास के लिए, लेकिन अधिक आय पाना विकास का एक सामान्य लक्ष्य। लेकिन देखिए, अगर हमने अभी आपको बताया कि साइकिल से स्कूटर या स्कूटर से कार, इन सब में क्या है, आय तो है। जब पैसा होगा तभी तो अपनी लक्ष्यों की पूर्ति लोग करेंगे। तो क्या इसमें हमने मेन चीज निकल कर आ रही है, आय को पाना विकास का एक सामान्य लक्ष्य है। किंतु इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं। अब सिर्फ आय होना ही जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है, व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर प्राप्त करना, ये सारी चीजें उनको नहीं मिलती, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आय भी इम्पोर्टेंट है और आय के साथ अन्य लक्ष्यों का होना भी जरूरी है। जैसे कि आपको, जैसे मान लीजिए किसी को है, कोई कहीं जॉब मिल रही है, अब वो नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको पैसा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फैमिली की जो है वो सुविधाएं, या उसका कार्य, या वहाँ का वातावरण जहाँ वो जा रहा है, या जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसको कुछ सीखने का अवसर नहीं मिल रहा है, खाली ऐसे ही पैसा दे रहे हैं वो लोग किसी चीज के। तो इस तरह के, मान लीजिए उसके पास किसी और चीज की क्वालिटी है या कोई और कौशल है उसके अंदर, पर वहां जाकर वो खत्म हो रहा है। तो क्या है, यहाँ पर आय मायने नहीं रख रही है, अन्य लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी विकास के लिए आय तो जरूरी है ये, क्योंकि वो मुख्य लक्ष्य है, बट उसके साथ साथ अन्य लक्ष्य जो है उनका भी पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुरक्षा की भावना, तो कभी कभी क्या होता है कि एक अन्य नौकरी जो है वेतन बहुत दे रही है, लेकिन वहां पे कार्य की सुरक्षा नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसी नौकरी है जहाँ पैसा तो कम है, लेकिन सुरक्षा और स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी हमारे लक्ष्य को या विकास को जो है इधर उधर परिवर्तित करती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब हमारी बात यहाँ पर क्या है, ये तो हो गई किसी एक व्यक्ति के विकास की, व्यक्ति के लक्ष्य की, विकास के लक्ष्य की, विकास कैसा होना चाहिए, कैसा लक्ष्य होना चाहिए। अब हम बात करें विकास कब संभव होता है, जब एक व्यक्ति का विकास तो हो, पर उसके साथ साथ राष्ट्र का भी विकास हो। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाएगा राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास में क्या है कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, लक्ष्य अलग अलग है, मैंने बताया, बट अब इससे क्या होगा, राष्ट्रीय विकास की जो धारणा होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र तो एक है, राष्ट्रीय विकास है। तो भारत का विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे यदि परस्पर विरोधी हम हैं और हमारे फैसले किस तरह से लेने चाहिए सभी के लिए, क्या हम क्या कोशिश करेंगे कि जो सरकार है या जो हमारा देश है वो इस तरह के फैसले ले, इस तरह के निर्णय ले जो सभी के लिए सही हो, सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, है, और इससे से ज्यादा लोगों का फायदा। अब एक देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे हम अपना लक्ष्य तो लेके चल रहे हैं, हमने अपने लक्ष्य में बोला कि भाई हमको ये चाहिए, जैसे किसी कोई एक भूमिहीन किसान है, अब उसके पास भूमि नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि मजदूरी अच्छी मिले, बेहतर पैसा मिले, दिन भर हम काम करें तो हमें काम करने के दिन ज्यादा मिले और उसके बाद हमको मजदूरी भी अच्छी मिले। तो ये क्या है, लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्य। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय विकास की बात करें तो राष्ट्र क्या करेगा उसके लिए, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा आय को कमाना सोचते। अब विकास, अगर राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र को भी यही चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए क्या करे, ऐसा वर्क करे जो ज्यादा से ज्यादा जनता को उसका फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंचे। अब इसके लिए क्या है, हमें ये करना है कि हम विभिन्न देशों, अब हर देश ऐसा नहीं कर सकता, राष्ट्रीय विकास चाहते सब देश है, लेकिन अगर हम विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करें एक दूसरे से तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, अगर विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग है तो हम कुछ देशों को विकसित और कुछ को विकासशील क्यों कहते हैं। देखो, जब हम भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं, जैसे अगर हमें किसी की तुलना करना है तो हम पहले उनमें समानताएं और अंतर दोनों देखते हैं। समानताएं क्या है हम ये भी देखेंगे, फिर अंतर क्या है ये भी देखेंगे। तो विद्यार्थी, जैसे कि मान लीजिए अब क्लास में बच्चे हैं, अगर हमें उनकी तुलना करनी है तो हम उनमें क्या देखेंगे, किसकी ऊंचाई ज्यादा है, किसी में कोई प्रतिभा ज्यादा है, कोई स्वास्थ्य से अच्छा है, किसी की रुचि का किसी में है, किसी की रुचि किसी में है। तो जरूरी नहीं है कि कोई जो विद्यार्थी है वो बहुत स्वस्थ हो तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, या जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो
उसका खेलकूद में भी बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन किसी हम अगर एक सर्वांगीण प्रगति के बारे में अगर हम सोचें, अगर हम उसको एक मानक बनाए कि हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए या हम एक ऐसे विद्यार्थी को चुनना चाहते हैं या बाहर लाएंगे जिसके अंदर सर्वांगीण प्रगति हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके अंदर हो, जो कि और कुछ ऐसी चीजें जो सार्वजनिक होती है, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या है, जैसे मित्रतापूर्ण व्यवहार, अगर किसी का विद्यार्थी का मित्रतापूर्ण व्यवहार है तो वो पढ़ने में कम अच्छा हो, खेलकूद में भी कम अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर सहयोगात्मकता की भावना हो, रचनात्मकता की भावना हो, ये कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती है जो अगर हमें मिल गए तो हम बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्र के बारे में होता है। तो हम ये बातें विकास पर भी लागू हो जाती है, जैसे कि विभिन्न देशों की विकास के आधार की तुलना करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण हम विशिष्टताओं की तुलना करते हैं, और किसी भी राष्ट्र के लिए उसके विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आय। तो हमने क्या किया, आय को एक महत्वपूर्ण मानक समझ लिया। आय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब जिन देशों की आय अधिक है उन्हें हमने विकसित मान लिया, और जिन देशों की आय कम होती है उन्हें हमने विकासशील मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है, अब किसी एक देश की आय क्या होनी चाहिए, क्या है, किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय। जब हम देश की कुल आय के बारे में पता करते हैं, जैसे कि जितने भी लोग हैं वहां उनकी जो आय है वो उस देश की आय है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में इस मानदंड से 2013 में जो विश्व विकास रिपोर्ट बाहर निकल कर आई थी, उसमें उन्होंने ये रखा था कि अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो 12,776 प्रति वर्ष जो लोग पा रहे हैं वो समृद्ध में है, और जो इससे कम पा रहे हैं वो विकासशील है। जैसे कि भारत जो था वो निम्न आय देशों के वर्ग में आया, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2013 में अगर डॉलर से देखें तो 1,570 प्रति वर्ष थी। तो देशों की तुलना करने के लिए कुल आय। अब लेकिन देखिए, अब यहाँ पर क्या बात है, हमने आय को माना मानदंड, लेकिन अब किसी राज्य में या किसी देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हर व्यक्ति की अगर हम आय को देखेंगे तो उसमें जब वहां पे कुल जनसंख्या की जो कुल आय निकल कर आएगी वो ज्यादा होगी, और कोई राष्ट्र छोटा है तो उसकी कम होगी। तो क्या होगा, कुल आय ज्यादा अच्छा मानदंड नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमको पता नहीं चलेगा, अब उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है, ठीक है, और हमें विभिन्न देशों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चलता है। तो मेन क्या है, हमें औसत आय पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पर कैपिटल इनकम कहते हैं। और जब किसी देश की औसत आय पता चलती है और वो ज्यादा होती है तो वो देश हमारा देश की श्रेणी में आ जाता है। बट अब इसके साथ साथ भी अन्य देशों को सुरक्षा, आदर, बराबरी, आजादी, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम तुलना करें, हो सकता है केरल है, वहां पे शिशु मृत्यु दर कम है और वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। कहीं पर कहीं किसी राज्य में क्या होता है, संसाधन बहुत कम होते हैं, विद्यार्थी ज्यादा अच्छे पढ़े होते हैं। तो हर एक जगह की अलग अलग विकास के स्तर होते हैं। इसके लिए अब होना क्या चाहिए, सार्वजनिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल की आय से कम होती है, तो वहां पर क्या है, केरल पीछे हो गया किसी चीज में। जैसे कि अब हम लोग पैसे से हर चीज नहीं होती है, जैसे प्रदूषण होते, पर्यावरण हम नहीं खरीद सकते, मिलावटी दवाओं से नहीं बच सकते, संक्रामक रोगों से नहीं बच सकते। तो ये सब क्या है, इसके लिए पूरे समुदाय की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या है, सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि किसी भी देश का विकास सिर्फ वहां पे आय का होना, ज्यादा आय का होना से ही निर्भर नहीं करता है। वहां पे लोगों का स्वस्थ होना, उनका शैक्षिक स्तर अच्छा होना, स्वास्थ्य और पोषण, खाना पीना अच्छे से मिलना, तो ये सारी चीजें भी बेहतर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए। तो अगर हमें विकास चाहिए तो उसके लिए मानव विकास रिपोर्ट बनी, जिसमें मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय को तो माना गया, बट उसके साथ साथ और भी पहलू, जैसे लोगों का शैक्षणिक स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इन सब पर भी विचार किया गया कि अगर एक व्यक्ति वहाँ पे साक्षरता दर कैसी है, सकल नामांकन का अनुपात कैसा है, वहाँ की आयु, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें, क्योंकि कोई देश किसी चीज में आगे होगा, किसी में पीछे होगा। तो जब तक सब चीजें एक मानक, एक रूप से मानदंड नहीं हम निकालेंगे, तब तक उस देश का विकास नहीं है। और किसी भी विकसित देश में क्या होता है,
चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या जन्म दर हो, साक्षरता दर हो या उनका स्वास्थ्य दर हो, वो सारी चीजें ही विकसित श्रेणी में होती है, तभी वो देश विकास कर पाता है। तो क्या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कोई देश बड़ा होता है, लेकिन और सब चीजों में अगर वो नीचे है तो वो हम विकसित देश की श्रेणी में उसको नहीं ला सकते। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक हमारा है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास जो है वो वर्तमान में विशिष्ट देश विकसित है, हम निश्चित तौर पर विकास को ऐसे स्तर को ऊपर उठने के लिए पसंद करेंगे, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उसको बनाएंगे। जब जैसे वैज्ञानिकों ने इस बारे में चेतावनी दी थी कि अगर हम धारणीयता के विकास को नहीं अपनाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे खतरे आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है जिनको हम दोबारा से नवीकृत कर सकते हैं, लेकिन उनको भी हमें बचा कर रखने की जरूरत है। बट बहुत सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनको एक बार अगर वो फिनिश हो जाते हैं तो दोबारा से उनको नवीकरण करना बहुत मुश्किल होता है। किसी के भंडार हमारे पास सीमित है, दोबारा से उनके भंडार नहीं मिल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें किस तरह के जो है धारणीयता के विकास को मानना चाहिए, सतत पोषणीय विकास पे चलना चाहिए, ताकि हमारा देश विकसित श्रेणी की श्रेणी में आ जाए। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं पर विचार करें। हमारा देश का विषय में नहीं सोचे। जब तक हम इन सब चीजों में सारे अर्थशास्त्री या दार्शनिक या सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर धारणीयता के तुलनात्मक स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक किसी भी देश की प्रगति, किसी भी देश का विकास संभव नहीं। तो हमने आज ये पढ़ा कि विकास क्या होता है। हर एक व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। आय विकास के लक्ष्य का महत्वपूर्ण पहलू है, बट उसके साथ अन्य चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय विकास कैसे होता है, राष्ट्रीय विकास के लिए क्या जरूरी है। विभिन्न देशों की तुलना करें तो कुछ विकसित है, कुछ विकासशील है। आय के साथ में अन्य मापदंड जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर एक देश को सार्वजनिक सुविधाएं सोचने की जरूरत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है, सबको स्वस्थ और शिक्षा के भी मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकास की धारणीयता में हम अपने संसाधनों को सतत पोषणीय विकास के द्वारा बचा कर रखें, ताकि भविष्य के जो हमारी जो है पीढ़ी है उसके लिए भी उनको बचाया जा सके। That's all for today. नेक्स्ट वीडियो में जल संघर्ष और आंदोलन पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपका यूनिट टेस्ट 4 भी फिनिश हो जाएगा।